नमस्कार, मैं पूनम प्रजापति विद्या भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी ऑनलाइन क्लासेस में अपन पढ़ ही रहे हैं, तो आज अपन 12वीं क्लास के रसायन विज्ञान का जो फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, उसी में अपन नेक्स्ट टॉपिक आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कैसे करना है, उसको हम कैसे रीड करेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा सा पीछे जो आपको पढ़ाया था उसको एक बार आपको रिकॉल करा देती हूँ, यानी थोड़ा सा उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं कि पीछे क्या किया था। तो पीछे जो अपन ने टॉपिक डिस्कस किया था उसके बारे में अपन ये देख रहे हैं कि अपने ने एक चार्ट बनाया था। याद होगा आपको, अपने ने चार्ट किसका बनाया था, तो वो था ठोसों में निबिड़ संकुलन। मतलब क्या होता है, ठोसों में निबिड़ संकुलन का क्या अर्थ है। तो अपन ने देखा था कि कोई भी ठोस होता है उसके अंदर यदि अपन निबिड़ संकुलन की बात करें, निबिड़ संकुलन, तो इसकी बात करें तो ये क्या होता है। तो अपन ने कहा था कि ये एक प्रकार की पैकिंग है ना, ये एक प्रकार की क्या होती है, पैकिंग होती है। यानी कि कोई भी क्रिस्टल, जब अपन बात कर रहे थे तो वहाँ पर कोई भी क्रिस्टल के अंदर उपस्थित अवयवी कण जो होता है वो किस प्रकार से अरेंज होते हैं। अपन ने देखा ये अरेंजमेंट 3 एक्सिस में था, एक्स, वाई और जेड। याद आ गया होगा। इसी बेस पर अपने ने इसको क्लासिफाइड किया और पूरा चार्ट तैयार किया था। चार्ट में कुछ ऐसा था कि सबसे पहले अपन ने देखा कि एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय था। एक विमीय मतलब 1 डायरेक्शन, द्विविमीय मतलब 2 डायरेक्शन में अवयवी कण अरेंज हैं और त्रिविमीय मतलब 3 डायरेक्शन में अवयवी कण मौजूद। एक विमीय में कोई क्लासिफिकेशन नहीं था। द्विविमीय में फिर 2 भागों में बांटा था, चतुष्फलकीय निबिड़ संकुलन और अष्टफलकीय निबिड़ संकुलन। चतुष्फलकीय और षटकोणीय निबिड़ संकुलन, राइट। चतुष्फलकीय में क्या था कि अपन ने द्विविमीय में वर्ग फॉर्म में बताया था, राइट। वर्गीय और क्या था, वर्ग के अंदर, यानी कि आपने जब चतुष्फलक बनाया तो यानी कि वर्ग जो था द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन, तो अपन ने देखा था कि इस प्रकार से कोई भी अवयवी कण अरेंज है तो 1, 2, 3 और 4 एक क्या बन जाता है बेटा, वर्ग बन जाता है। यानी द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन और द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। और षटकोणीय में ऐसा था कि जो एक लेयर थी उसके गर्त में दूसरी लेयर अरेंज की गई थी। आपको याद आ गया होगा, राइट। इस प्रकार से षटकोण तैयार किया गया था। उसके बाद अपन ने देखा त्रिविमीय। त्रिविमीय के अंदर अपन ने देखा कि जो 2 क्लासिफिकेशन थे वो क्या था अपने पास, वर्ग द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय और द्विविमीय षटकोण से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन तैयार करना। याद आ गया होगा, वो चार्ट आपके पास होगा, क्योंकि इस समय जब मैं बोल रही हूँ तो आपके पास आपकी कॉपी में चार्ट खुला हुआ होना चाहिए, तभी जाके वो चीज़ समझ आती है। तो अपन ने इसको कर लिया था और इससे त्रिविमीय निकाला था। तो द्विविमीय से जब निकाला तो उसको 2 भागों में क्लासिफाइड किया था, आपको याद होगा। 2 क्लासिफाइड किया, चतुष्फलकीय रिक्तिका और अष्टफलकीय रिक्तिका, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। तो इसके अंदर अपन ने बात किया था, तो अपन ने देखा था कि चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं कैसे बनती है और अष्टफलकीय रिक्तिकाएं कैसे बनती है, उसको बिल्कुल क्लियरली अपन ने उसको डिफाइन किया था। फिर उसके अंदर ही अपन ने पढ़ा था, आगे क्लासिफाइड किया गया था HCP और CCP। याद आ गया होगा, आपकी बुक के अंदर क्लासिफिकेशन में आपने देखा होगा। अब अपन चलते हैं उसी के अंदर। मैंने लास्ट में कहा था कि जो HCP है और CCP है उसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए चेक करते हैं, आगे चलते हैं। जो आपका क्लासिफिकेशन था बेटा वो क्या था आपका, द्वितीय परत जो है, द्वितीय परत को तृतीय परत के ऊपर रखना, था ना। इसके अंदर ही क्लासिफिकेशन 2 क्या था, वो आपके HCP और CCP। इसका नाम था चतुष्फलकीय रिक्तिका आच्छादन था ना।
रिक्तिका आचरण, या इसे कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अष्टफलकीय रिक्तिका आच्छादन, इसे कहा था CCP, जिसे लिखा हुआ है क्यूब क्लोज पैकिंग, घनीय निबिड़ संकुलन। ये मैंने लिखवाया हुआ है, आपके चार्ट में ये सब लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। अब अपन इसको एज ए स्ट्रक्चर कैसे समझ सकते हैं वो चेक करते हैं। तो आइए अपन इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। HCP में मॉलिक्यूल कैसे अरेंज होते हैं और CCP में मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज होते हैं। तो HCP की बात करें तो HCP में अवयवी कणों का अरेंजमेंट AB प्रकार का होता है, यानी कि षटकोणीय लेयर, फिर त्रिकोणीय, फिर षटकोणीय, फिर त्रिकोणीय, ऐसे लेयर अरेंज होती है। कैसे? इस तरह से मॉलिक्यूल दिखाई देते हैं, 1 2 बीच का स्पेस ये, और यहाँ पर ये इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, है ना। यहाँ पर क्या बन रहा है, एक षटकोण बनता हुआ नजर आ रहा है, ये रहा। इसका सेंटर ले लेते हैं अपन, ध्यान से देखेंगे, ऐसे ही आप बनाएंगे, बन गया। अब इसी के अंदर अपने पास दूसरा मॉलिक्यूल क्या है, तो अपन देखेंगे कि इसके अंदर जो सेकंड बन रहा है वो इस तरह से बनेगा, बन गया, यानी कि ये लेयर बन गई। अब वापस इसके अंदर वही बनेगा, ये लेयर बन गई, लेयर तैयार। ये रही आपका षटकोण, ये बन गया, ये आपका षटकोण तैयार हो गया, ठीक है। यानी कि सिमिलरली क्या हो रहा है, एक ही लेयर में अरेंज हो रहे हैं, लेकिन ये क्या है, ए, फिर क्या है, चेंज बी, फिर वापस क्या आ गया, ए, तो एक ही डायरेक्शन में आ गए, ए बी, राइट। ये होता है HCP का अरेंजमेंट। अब आगे चलते हैं CCP का जो अरेंजमेंट होता है वो बेटा होता है ABC, बात समझ में आई। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं, तो इसमें भी वो षटकोण तो बनेगा, ये षटकोण तैयार है आपका, ये बन गया षटकोण, बन गया। इस षटकोण में अब जो बनेगा वो ये लेयर, त्रिकोण बन गया। अब इसमें जो बनेगा वो वापस यूं उल्टा बनेगा, इस प्रकार का अरेंजमेंट बन गया। अब वापस क्या बनेगा, वही हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ये आपका हेक्सागोनल बन गया। तो इस प्रकार से इसका जो अरेंजमेंट शो हो रहा है वो क्या है आपका ABC। देखो ये A, फिर ये B, फिर ये इसका उल्टा है, इसका मतलब ये चेंज है, C, वापस क्या आ गया, A। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं ये किस प्रकार से अरेंज किया जा रहा है बेटा, ABC। तो ये तो किसका है, CCP का, और ये किसका है बेटा, HCP का। तो ये है आपका द्वितीय परत को किसके ऊपर रखना, तृतीय परत के ऊपर रख के। आच्छादन का मतलब जो भी आपकी रिक्तिकाएं हैं वो किसी अन्य गोले से क्या हो जाती है, छुपा दी जाती है, जबकि रिक्तिकाओं में कोई भी अन्य गोला उसमें नहीं आता है। चतुष्फलकीय तो 4 गोलों से बनेगा और अष्टफलकीय तो वो 6 गोलों से मिलकर एक रिक्तिका दिखाई देती है, जो कि बहुत ही क्लियरली पीछे वाले वीडियो में आपको चार्ट बनाकर विथ डायग्राम समझाया गया था। उम्मीद यही है कि आप भी उन्हें वैसे ही घर पर अरेंज कर रहे होंगे। तो ये आप इसी तरीके से इन्हें बनाएंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। अब आगे चलते हैं, अपन आज का अपना जो टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। ये पीछे के वीडियो का जो लास्ट बचा हुआ टॉपिक था उसको कंप्लीट किया है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपकी संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता क्या होती है? संकुलन क्षमता
ये क्या होती है? संकुलन क्षमता किसे कहते हैं? अपन कोई भी क्रिस्टल लेते हैं बेटा, कोई भी क्रिस्टल ले लिया, ये रहा आपका क्रिस्टल। ध्यान करेंगे सब भैया बहने कि कोई भी क्रिस्टल ले लिया, इस क्रिस्टल में जो अवयवी कण हैं वो कितने आ सकते हैं? यानी डायरेक्शन तो पता चल गई कि 3 ही डायरेक्शन में अरेंज होंगे, लेकिन पूरे क्रिस्टल में अवयवी कणों की संख्या कितनी आ सकती है? अर्थात कोई भी क्रिस्टल में अवयवी कण से जितना आयतन घेरा हुआ होता है वही उसकी क्या कहलाती है? संकुलन क्षमता कहलाती है। अर्थात अवयवी कण जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। जब वो निकट व्यवस्थित होते हैं तो उस समय उनमें क्या बन जाती है? रिक्तिका के समान कुछ रिक्त स्थान रह जाते हैं। उन रिक्त स्थानों को छोड़कर पूरी जगह पर जितने अवयवी कण मौजूद हैं वही उस एकक कोष्ठिका की क्या कहलाती है? संकुलन क्षमता कहलाती है। तो अपन बात करते हैं संकुलन क्षमता की। इसकी परिभाषा अभी मैं बोर्ड पर लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। संकुलन क्षमता किसे कहते हैं? तो संकुलन क्षमता में अपन क्या लिखेंगे? अवयवी कण कण जो क्या हो सकते हैं? परमाणु, अणु और आयन, राइट? ये हो सकते हैं आपके अवयवी कण। अवयवी कण जब एक दूसरे के निकट एकक कोष्ठिका में व्यवस्थित होते हैं तो उस समय एकक कोष्ठिका में रिक्तिका के रूप में या रिक्तिका की तरह रिक्त स्थान रह जाते हैं। रिक्त स्थान रह जाते हैं। अतः एकक कोष्ठिका में उपस्थित अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन या स्थान ही उस एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता कहलाती है। संकुलन क्षमता किसे कहते हैं? अवयवी कण जब एक दूसरे के निकट एकक कोष्ठिका में व्यवस्थित होते हैं तो उस समय एकक कोष्ठिका रिक्तिका की तरह रिक्त रह जाती है। अतः एकक कोष्ठिका में उपस्थित अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन या स्थान ही उस एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता कहलाती है। अर्थात किसी भी एकक कोष्ठिका में जितना स्थान अवयवी कणों ने घेरा है, सपोज यही स्थान पर अवयवी कण है तो यही इस क्रिस्टल की क्या कहलाएगी बेटा? संकुलन क्षमता कहलाती है। संकुलन क्षमता कहलाती
है जितना, जबकि ये खाली जो स्थान बचा हुआ है ये इसकी संकुलन क्षमता नहीं है, केवल भरा हुआ स्थान ही क्या कहलाता है, उसकी संकुलन क्षमता कहलाती है। तो ये थी संकुलन क्षमता की परिभाषा। इसे आप उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। अब संकुलन क्षमता के बाद एक और चीज़ अपन डिस्कस करते हैं, उप सह संयोजक संख्या या फिर समन्वय संख्या। उप सह संयोजक संख्या और समन्वय संख्या क्या है? तो उप सह संयोजक संख्या क्या होती है? उप सह संयोजक संख्या उप सह संयोजक संख्या या फिर समन्वय संख्या, ये क्या होती है? किसी भी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कण, कोई भी अवयवी कण अन्य जितने अवयवी कणों द्वारा घिरा हुआ होता है वही उसकी क्या कहलाती है? समन्वय संख्या कहलाती है। किसी एकक कोशिका में उपस्थित अवयवी कण अन्य कितने अवयवी कणों से घिरा हुआ है, जितने अवयवी कणों से घिरा होता है वही उसकी क्या कहलाती है बेटा? समन्वय संख्या कहलाती है। तो समन्वय संख्या की परिभाषा क्या हो गई? किसी एकक कोशिका में, किसी भी एकक कोशिका में उपस्थित अवयवी कण अन्य जितने अवयवी कणों द्वारा घिरा होता है वही उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। बात समझ में आ गई होगी कि समन्वय संख्या किसे कहते हैं। अब अपने संकुलन क्षमता की बात की थी, तो संकुलन क्षमता के अंदर अपने पास 3 कैटेगरीज है, FCC, BCC और सरल घन। तो आपको संकुलन क्षमता जब अपन लिखते हैं तो कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। अब ये कह रहा है संकुलन क्षमता किसमें कितनी होती है? तो सबसे पहले सरल घन के लिए, सरल घनीय संरचना की संकुलन क्षमता, उसके बाद काय केंद्रित संरचना की संकुलन क्षमता, फलक केंद्रित संरचना की संकुलन क्षमता। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे अपने पास एक ये रहा क्यूब, 3 क्यूब में यूं बना रही हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। बन गए तीनों क्यूब। अब इन क्यूब में चेक करेंगे, ये तो किसका है? सरल घन का है। ये किसका है? BCC का है। ये किसका है? FCC का है। राइट, सरल घन का है यानी सरल घनीय सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर SCP आ गई। अब HCP के अंदर जो अवयवी कण की क्षमता होगी वो कैसे होगी? तो अपन जाने सिंपल में केवल अवयवी कण कहाँ होते हैं? कोनों के ऊपर पाए जाते हैं। राइट,
केवल और केवल कहाँ पर होते हैं, कॉर्नर्स में होते हैं, किनारों पर होते हैं। यानी इसकी जो संकुलन क्षमता होगी वो कितनी होगी, 52% होती है। कितने प्रतिशत होती है बेटा, 52%। अब अपन बात करते हैं BCC। यहाँ पर कोनों पर तो होंगे ही, पर साथ में और कहाँ पाए जाएंगे बेटा, कोनों के साथ साथ सेंटर में भी एक होगा। यानी कि थोड़ी बढ़ गई, बढ़ करके कितनी हो गई, 68% हो गई। अब आता है लास्ट, क्या है, फलक केंद्रित। फलक केंद्रित में कोनों पर तो होंगे ही, ये सब जानते हैं, और कोनों के अलावा फलक के केंद्र पर भी पाए जाएंगे। यानी कि इसकी और बढ़ गई तो वो कितनी हो गई, 74%। ये है आपके डायरेक्ट निकाली हुई क्या, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता का 1 नंबर का यदि क्वेश्चन आता है कि सरल गणीय संरचना की संकुलन क्षमता क्या होती है, तो आप डायरेक्ट लिख कर आएंगे 52%। यदि यही क्वेश्चन 2 नंबर का आ जाता है तो उसको अपन डेरिवेशन करके उसका मान निकाल कर उसको बताया जाता है। तो वो भी मैं बता रही हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। आगे चलते हैं, अब अपन शुरू करते हैं संकुलन क्षमता जो डेरिवेशन के रूप में अपन ज्ञात करेंगे वो किस प्रकार से निकाली जा सकती है।